नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान में हम लोग पढ़ रहे हैं पंचायतों का गठन कैसे होता है। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पंचायतों का इतिहास क्या है, पंचायतों की स्थापना कैसे हुई और इनको संवैधानिक दर्जा कब मिला। आज हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक दर्जा जो मिला, तो जो अधिनियम बनाया गया 1993 में, वो अधिनियम में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और कुछ बातें पूरे देश में लागू होती हैं और कुछ कुछ छोड़ी गई हैं राज्यों के लिए कि उसमें कुछ फेर बदल करके वो कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उस अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं दरअसल वो क्या है। तो 73वां संशोधन अधिनियम संविधान का है 1992 का, और ये लागू कब हुआ है? तो ये लागू हुआ है 24 अप्रैल, है ना, 24 अप्रैल 1993 से। तो ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से जब लागू हुआ तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं पहले ये समझ लेते हैं, तब उसके बाद हम स्पेशल उत्तर प्रदेश का देखेंगे। तो हमने लिखा है ग्राम सभा, त्रिस्तरीय प्रणाली, चुनाव और आरक्षण। तो इस अधिनियम में जो बातें लिखी गई हैं कुछ हैं अनिवार्य, यानी राज्यों को मानना जरूरी है, और कुछ हैं स्वैच्छिक। अनिवार्य क्या है कि हर पंचायत में जो 3 स्तरों की पंचायत है, ग्राम स्तर की, क्षेत्र स्तर की और जिला स्तर की, तो जो ग्राम स्तर की पंचायत है उसमें एक ग्राम सभा होगी, और जो पंचायत है वो त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तरीय प्रणाली होगी। तो इस ग्राम सभा को अभी हम रोकते हैं क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को हम अलग से आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। पहले यहाँ शुरू करते हैं बात त्रिस्तरीय प्रणाली। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब होता है कि इस अधिनियम में अनिवार्य रूप से बात लिखी गई है कि हर राज्य इस नियम को मानेगा जब अपने यहाँ पंचायत लागू करेगा। तो पहले में क्या है कि ग्राम यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत इस तरह का कोई गठन हो, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन हो, और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर इसका गठन अनिवार्य नहीं है। यानी कोई भी राज्य हो, भारत के सभी राज्यों में ग्राम स्तर की पंचायत और जिला स्तर की पंचायत अनिवार्य है। मध्य स्तर की पंचायत यानी कि क्षेत्र वाली पंचायत तभी अनिवार्य है जब उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा हो। तो भारत के वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, मुख्य राज्य हैं, उन 28 राज्यों में सभी जगह त्रिस्तरीय प्रणाली लागू है, सिवाय 3 के छोड़ करके। जैसे मैं आपको एक नक्शे में दिखा देता हूं। मैंने एक नक्शा देखिए रखा है, भारत का नक्शा है। इस नक्शे में आप देखिए ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसके 2 भाग हो चुके हैं। एक लद्दाख बन गया है और एक जम्मू एंड कश्मीर नाम से, और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। पहले ये मुख्य राज्य हुआ करता था, 2019 से ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत के जो ये उत्तर पूर्वी वाले राज्य हैं छोटे छोटे, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। तो ये जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक है नागालैंड, एक है मेघालय और एक है मिजोरम। 28 राज्यों में इन्हीं 3 राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है, बल्कि इन तीनों राज्यों में ये है कि एक जनजातीय परिषद का गठन होता है, यानी वहाँ के लोकल प्रशासन के लिए जनजातीय, क्योंकि ये जनजातीय राज्य हैं, है ना, तो जनजातियों के लिए एक अलग परिषद का गठन किया गया है। तो 3 राज्यों में तो पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। इन 3 के अलावा जितने बचते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, सारे राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था है। अब इन सारे राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 स्तरीय है, यानी मध्य स्तर नहीं है। आपको बताया ना कि एक गांव स्तर होना चाहिए और एक मध्य स्तर होना चाहिए और एक जिला स्तर होना चाहिए। तो ये मध्य स्तर नहीं है 3 जगह। कहाँ कहाँ? एक है सिक्किम, चूंकि बहुत छोटा सा राज्य है और स्पष्ट लिखा ही गया है एक्ट में कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां मध्य स्तर न होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो सिक्किम में नहीं है, इसके अलावा गोवा में नहीं है, इसके अलावा मणिपुर में नहीं है। मणिपुर, इन 3 राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत है, यानी ग्राम और जिला। तो 3 राज्यों में है ही नहीं, और इन 3 राज्यों में 2 स्तरीय है। बाकी जितने राज्य बचते हैं सब जगह
3 स्तरीय है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब हमारा यूपी या बिहार किस में आएगा? 3 स्तरीय में आएगा। जितने बचे इनके अलावा सब 3 स्तरीय। अब समझिए चुनाव और आरक्षण पर क्या कहा गया है। तो चुनाव पर स्पष्ट ये कहा गया है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होना चाहिए। हर 5 वर्ष में, कोई भी राज्य हो जहां पंचायती राज व्यवस्था है, 5 वर्ष में चुनाव होगा। और चुनाव 5 वर्ष समाप्त होने के पहले ही हो जाएगा। जैसे कोई भी पंचायत जिसका गठन हो गया है, अगर उसकी समाप्ति की तारीख जो भी है, उस तारीख से 6 महीने से पहले से लेकर के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, ताकि उस तारीख को एक शपथ ग्रहण हो, यानी 5 साल में विलंब न हो। यानी पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, और 5 साल में होता है। इसके अलावा अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो क्या होता है? भंग पंचायत के लिए, पंचायत भंग होने का मतलब ग्राम प्रधान अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस्तीफा दे दे, या स्वयं इस्तीफा दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो कि वो कार्य न कर सके, तो पंचायत को भंग माना जाएगा। और इसमें क्या नियम बताया गया है ये समझिए। देखिए, अगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का तो है ही, 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त होने में अगर सिर्फ 6 माह ही बाकी है, सिर्फ 6 माह शेष है, और पंचायत भंग हो गई, तो जो पंचायत का चुनाव होगा वो पूरा का पूरा 5 वर्ष के लिए होगा। यानी जो पंचायत गठित होगी वो पूरे 5 वर्ष के लिए गठित होगी। लेकिन अगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने में 6 महीने से ज़्यादा का समय है, जैसे मान लीजिए 2 वर्ष अभी शेष बचा है, 2 वर्ष शेष है, या 1.5 वर्ष शेष है, या 1 वर्ष शेष है, या 4 वर्ष शेष है, या 4.5 वर्ष शेष है, यानी कि 6 माह से ज़्यादा का समय अभी इस कार्यकाल को पूरा होने में बचा हुआ है अगर, और पंचायत भंग हो जाती है, तो जो नई पंचायत गठित होगी वो अगले 5 साल के लिए नहीं होगी, बल्कि वो शेष समय के लिए होगी, शेष समय के लिए होगी। उदाहरण के लिए समझिए, एक पंचायत गठित हुई, मान लीजिए आज की तारीख क्या है, 25 फरवरी 2024 को गठित हो गई किसी राज्य में, तो ये कब चलेगी? ये चलेगी 24 फरवरी 2029 तक चलेगी, 5 साल तक चलेगी। अब ये 2026 में ही, मान लीजिए सेम तारीख है, 2026 में ही ये भंग हो गई, तो 2026 में ही मान लीजिए इसी तारीख को चुनाव अगर हो गया, तो शेष कितना समय बचा है? 3 वर्ष। तो जो पंचायत का गठन होगा वो शेष समय यानी कि 3 वर्ष के लिए होगा, और जैसे ही ये तारीख जब आ जाएगी इस वाली के लिए भी तो भी चुनाव होगा। ठीक, तो ये नियम बताया गया है पंचायत के कार्यकाल का, यानी कि चुनाव कैसे होगा। और चुनाव नियमित होना चाहिए। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम 7 साल करेंगे या 6 साल करेंगे या 3 ही साल करेंगे, नहीं, कंपलसरी है 5 साल। चलिए अब देखते हैं आरक्षण। तो आरक्षण की इसमें क्या व्यवस्था है? आरक्षण की संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि जो अधिनियम बनाया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं। इसमें एससी, एसटी और महिला के लिए आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट या फिर अल्पसंख्यक, इन सब के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जो एक्ट लिखा है, जो संविधान संशोधन के माध्यम से लिखा गया है, एससी, एसटी और महिला के लिए है। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक पंचायत का मतलब ग्राम स्तर, क्षेत्र स्तर और जिला स्तर, इन तीनों पंचायतों में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, कंपलसरी है। वो अध्यक्ष के लिए भी हो सकता है और सदस्य के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी को आरक्षण मिलता है ना। तो ये क्या है, ये राज्यों पर छोड़ा गया है। यानी कि मूल संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें लिखा गया एक्ट में कि एससी, एसटी और महिला को सिर्फ आरक्षण मिलेगा, सीटें रिजर्व होंगी, ओबीसी को नहीं। लेकिन राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि राज्य अगर चाहें तो अपने यहाँ ओबीसी को भी आरक्षण
दे सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी का आरक्षण लागू है। इस तरह से विभिन्न राज्यों में कहीं लागू है, कहीं नहीं, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, लेकिन वो राज्यों पर चूंकि स्वेच्छा पे छोड़ा गया था इसलिए। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो यहाँ पे तीनों स्तर की पंचायतें हैं, तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं, ग्राम, क्षेत्र और जिला, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, जब चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, तो प्रत्येक स्तर पर सीटें आरक्षित हैं SC ST और महिलाओं के लिए। जनरल में तो कोई भी हो सकता है, जनरल में कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पंचायत में होता है एक अध्यक्ष, प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। उसके अलावा क्या होते हैं? सदस्य, यहां भी सदस्य, यहां भी सदस्य। जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा उसको कहीं कहीं क्या बोला जाएगा? प्रधान बोला जाएगा, सरपंच बोला जाएगा या मुखिया बोला जाएगा, वो तो राज्यों पर निर्भर है। बाकी जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाएगा? ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, इस तरह से बोला जाता है। जो ब्लॉक स्तर पे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष को ब्लॉक प्रमुख। मैं इसको और डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं एक्ट की बात बता रहा हूँ। जब मैं स्पेशल यूपी के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिएगा आपको पढ़ाना क्या गया है। एक तरह से विषय सूची ही आपको बताई जा रही है। तो ब्लॉक स्तर पर जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक प्रमुख बोलेंगे। और जो जिला स्तर पर उसको क्या बोलेंगे? जिला पंचायत अध्यक्ष बोलेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जब चुनाव हो रहा होगा तो चुनाव के बारे में इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होगा तीनों स्तर पर, उसमें से 2 स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। मैं डिटेल में आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है जब जनता, गांव की जनता सीधे वोट करती है, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो जिसको चुनती है तो वो कहा जाएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया। और जब जनता वोट न करे, सदस्य वोट करें, तो उसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलेंगे। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में कहा गया है कि तीनों पंचायतों के जो सदस्य होंगे उनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। तीनों पंचायतों के, सॉरी उल्टा बोल दिए, तीनों पंचायतों के जो सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तीनों पंचायतों के जो सदस्य हैं, सदस्य तीनों पंचायत के, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा। और जो अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष में जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष यानी कि ब्लॉक प्रमुख हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष यानी कि पंचायत जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन जो गांव के अध्यक्ष बनेंगे, जिन्हें प्रधान कहा जाएगा या सरपंच कहा जाएगा या मुखिया कहा जाएगा, उनका चुनाव राज्यों पर छोड़ा गया है। राज्य चाहें तो प्रत्यक्ष चुनाव कराएं या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव कराएं। तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि गांव के जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा, ये एक्ट में नहीं लिखा गया है, बल्कि ये राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि राज्य अपनी स्वेच्छा से चाहे सीधे जनता से चुने या फिर चाहे जो जनता द्वारा सदस्य चुने गए हैं वार्ड मेंबर, वो प्रधान को चुने। तो कुछ राज्यों में प्रधान को वार्ड मेंबर चुनते हैं और कुछ राज्यों में डायरेक्ट जनता चुनती है। अब जैसे यूपी है तो यूपी में वार्ड मेंबरों को भी जनता चुनती है और प्रधान को भी जनता चुनती है। लेकिन कुछ और राज्य हैं, पूरब में जाएंगे आप तो वहाँ पे वार्ड मेंबर को जनता चुनती है, जबकि अध्यक्ष यानी कि प्रधान को वार्ड मेंबर चुनते हैं। इसी तरह से पूरे राज्य में हर जगह जो ब्लॉक प्रमुख होगा उसको सीधे जनता नहीं चुनेगी, क्योंकि एक्ट में लिखा है, अनिवार्य है। उसको कौन चुनेगा? जिसे जनता ने चुना है। BDC यानी क्षेत्र पंचायत जो सदस्य होते हैं जिन्हें जनता ने चुना है वो ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं जिनको जनता ने चुना है वो जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनेंगे। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। लौटते हैं, ज़्यादा बता दिए क्या हम विस्तार में, इसको तो भी आपको और विस्तार में बताएंगे।
तो त्रिस्तरीय प्रणाली समझ में आ गई आपको कहाँ कहाँ है, चुनाव समझ में आ गया कैसे होता है, आरक्षण भी समझ में आ गया कैसे होता है। अब हम देखते हैं ग्राम सभा के बारे में कि ग्राम सभा के बारे में क्या कहा गया है। तो दो शब्द हैं, मैंने स्लाइड बनाई है क्या, देखते हैं थोड़ा। हाँ, उसके पहले देख लीजिए, जो हमारी 11वीं अनुसूची है पंचायतों के लिए, स्पेशल ग्राम पंचायतों के लिए, उसमें ये 29 विषय दिए गए हैं। यानी कि पंचायत जो है वो इन 29 विषयों पर काम करेगी। कौन कौन सी लिस्ट बनी है आप देख लीजिए, कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ये 29 विषय हैं जिस पर पंचायतें काम करती हैं। ठीक, अब देखिए, अगर मैं यूपी स्पेशल की बात करूं तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ये दोनों मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए मोटे मोटे स्तर पे। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम सभा का मतलब होता है वोटर, सीधा सीधा ग्राम सभा का मतलब होता है वोटर। जैसे देखिए, ये पूरा एक गांव है जिसका नाम है यक्स, यक्स नाम का एक गांव है। इस गांव में कितने तरह के लोग होंगे? इस गांव में एक तो होंगे जिनकी उम्र होगी 18 वर्ष से कम, एक वे होंगे जिनकी उम्र होगी 18 वर्ष से ज्यादा। दो ही प्रकार के लोग होंगे उम्र के आधार पर, जिनकी उम्र 18 से कम होगी और जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा होगी। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो न चुनाव लड़ सकते हैं और न ही वोटिंग कर सकते हैं, बल्कि वोटिंग करने के लिए उम्र कितनी होती है, 18 वर्ष। शुरुआत में 21 वर्ष थी, लेकिन 18 वर्ष की कर दी गई है। तो ध्यान देने वाली बात है, चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 21 ईयर, 21 वर्ष, लेकिन वोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। इसका मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वो वोटिंग नहीं कर सकते, यानी वोटर लिस्ट में, यानी कि मतदान पत्र पर उनका नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में। तो मतदान पत्र में यानी वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो ग्राम सभा में नहीं आएंगे, बल्कि ग्राम सभा में वे आएंगे जो मतदान कर सकते हैं। यानी एक शब्द में समझिए कि निर्वाचक मंडल, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो एक निर्वाचक मंडल बनता है। निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि कौन लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे, उसी तरह से कौन लोग ग्राम प्रधान को चुनेंगे और प्रधान के अलावा वार्ड मेंबर यानी कि सदस्यों को चुनेंगे कौन लोग, उन्हें बोलेंगे निर्वाचक मंडल। इन्हीं निर्वाचक मंडलों को बोला जाता है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, वे व्यक्ति जो ग्राम के प्रधान को चुनने के लिए अधिकार रखते हैं, यानी जिनका उस गांव की वोटर लिस्ट में नाम होता है। ये बात समझ आ गई? अब देखिए, तो ग्राम सभा का मतलब होता है वोटर। अब ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है। तो कार्यकारी निकाय यानी कार्य करने वाली संस्था। इस ग्राम पंचायत में कौन कौन आएगा? तो इस ग्राम पंचायत में आएंगे अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब वही गांव का प्रधान, मुखिया जो आप मर्जी कहें, सरपंच, और कौन आएंगे? सदस्य यानी कि वार्ड मेंबर। तो अध्यक्ष यानी कि प्रधान और सदस्यों को मिला करके क्या बनता है? पंचायत। और इस पंचायत को कौन चुनता है? ग्राम सभा चुनती है। इसका मतलब पंचायत कार्य करेगी और ग्राम सभा उस कार्य को देखेगा, यानी पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है और बताता है कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है। यानी ये मालिक है और ये नौकर है।
मालिक नौकर को चुन लिया है काम करने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब मालिक यानी कि ग्राम सभा, अच्छा ग्राम सभा में कौन शामिल होगा, मैंने बताया वोटर। तो एक ग्राम सभा में छोटे गांव, बड़े गांव, जैसे जो परिभाषा बनाई गई है स्पेशल यूपी के लिए, उसमें बताया गया है कि कम से कम 1000 लोग तो होने ही चाहिए किसी भी गांव में। लोग का मतलब वोट देने वालों की संख्या कम से कम 1000 होनी ही चाहिए। तो अगर 1000 मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या नहीं है, कम है, तो वो बगल वाले गांव में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि एक ग्राम सभा में कई छोटे छोटे गांव मिले होते हैं, उन सबको मिलाकर के एक ग्राम सभा बनती है, एक ग्राम पंचायत बनती है। तो अगर मान लीजिए 1000 लोग हो गए तो एक ग्राम सभा हो गई। 1000 लोगों पर एक होगा, यहाँ पे लिखते हैं अध्यक्ष और सदस्य, सदस्य को ही वार्ड मेंबर बोलेंगे। हाँ? तो एक अध्यक्ष होगा और 9 वार्ड मेंबर, यानी टोटल कितने सदस्य हो गए, 10 सदस्य। यानी ये 10 लोग मिलकर के एक गांव की पंचायत का गठन करेंगे। तो एक ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत में कम से कम कितने लोग होंगे, 10 लोग, 9 सदस्य और एक अध्यक्ष। सदस्यों का चुनाव सीधे जनता करेगी, अध्यक्ष का चुनाव किसी राज्यों में जनता करती है और किसी राज्यों में यही सदस्य करते हैं। अगर मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 1000 से ज़्यादा हो गई, लेकिन अगर 2000 से कम है, यानी 1000 और 2000 के बीच में है, तो अध्यक्ष तो एक ही होगा, लेकिन ये वार्ड मेंबर बढ़ जाएंगे 2 ठो, और टोटल हो जाएंगे 13 लोग, सॉरी 12 लोग, 12 लोग हो जाएंगे। कहीं कहीं उप प्रधान को भी रखा जाता है, यानी उप प्रधान का भी चुनाव होता है। वो कैसा है मैं आपको अलग से बताऊंगा। जब लोगों की संख्या 2000 से 3000 के बीच में हो जिस गांव की, तो वहां पे एक अध्यक्ष और 13 सदस्य, टोटल 14 लोग होंगे। यानी ग्राम पंचायत में 14 लोग होंगे, 14 लोग मिलकर के गांव का काम करेंगे। अगर 3000 से ज़्यादा हो गए तो सीधे सीधे 1 + 15 यानी कि 16 लोग होंगे। तो इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि जो ग्राम पंचायत होती है, उस ग्राम पंचायत में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 और अधिक से अधिक 16, यानी 10 से 16 के बीच में होते हैं। और यही 10 से 16 लोग क्या करते हैं, गांव का सारा कार्य करते हैं। अब जो आरक्षण की बात की गई थी, तो अध्यक्ष के लिए भी की गई थी और सदस्यों के लिए भी की गई थी। अध्यक्ष और सदस्य दोनों। जैसे मैं उदाहरण के लिए, किसी गांव में सदस्यों की संख्या है 15 और अध्यक्ष है 1, तो जो SC ST और महिला, इनका आरक्षण यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। अब चूंकि सीट यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ कैसे मिलेगा, तो यहाँ चक्रानुक्रम कर देंगे। यानी एक पंचवर्षीय के लिए जनरल सीट रहेगी, तो अगली पंचवर्षीय के लिए OBC सीट कर देंगे। इस यूपी में जहाँ OBC नहीं है तो सीधे SC ST के लिए। अब वर्ग में भी महिलाएं, यानी जनरल में सीट एक बार आई तो जनरल में कोई भी लड़ सकता है, महिला पुरुष कोई भी, लेकिन जनरल महिला आ गई तो केवल महिला लड़ेगी। अगर OBC सीट है तो OBC में तो महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है, लेकिन OBC अगर स्पेशल महिला कर दिया तो महिला लड़ेगी। तो महिलाओं को अपने ग्रुप में 1/3 मिलेगा। जैसे अगर 15 लोग यहाँ पे हैं तो 1/3 में कितनी महिलाएं हो गई, 5 महिला। तो अनिवार्य है कि जितनी भी ग्राम पंचायत का जब गठन होगा तो 15 सदस्यों वाली ग्राम पंचायत में कम से कम 5 महिलाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। इसके अलावा SC ST के भी लोग अनिवार्य रूप से रहेंगे, और अगर OBC को आरक्षण मिला है तो OBC भी अनिवार्य रूप से रहेंगे। लेकिन यहाँ एक सीट होने की वजह से वो क्रम क्या कर दिया गया है, चक्रानुक्रम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 29 विषय हैं ग्राम मतलब पंचायत के, यानी ग्राम स्तर में जो भी काम होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा बड़ा मत बनाया करिए, छोटा छोटा बनाया करिए। लेकिन मैं एक आदत से मजबूर हूँ कि मैं जो भी बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसको डिटेल में पूरा बता दूँ, और पूरा बताने के चक्कर में ज़्यादा लंबा खींच जाता है। मैं इसमें सुधार करना चाह रहा हूँ कि संक्षिप्त में कैसे बता सकूँ।
तो अभी तो कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने एक तरीका निकाला कि मैं थोड़ी थोड़ी ही बात एक एक वीडियो में बताऊँगा। तो आज मैंने इतनी बातें आपको बताई, अब मैं यहीं वीडियो रोक रहा हूँ। अगले पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में जो होगा, थर्ड पार्ट में हम स्पेशल बात करेंगे यूपी में। तो यूपी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन पढ़ेंगे, कैसे निर्वाचन होता है ग्राम प्रधान का वार्ड मेंबर का, पूरा ऊपर से जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ना, चुनाव अधिकारी से लेकर के पूरा वोटिंग कैसे होती है, मतगणना कैसे होती है, कैसे चुनाव निरस्त होता है, कोई विवाद हो जाता है तो सुनवाई कैसे होती है, ये सब कुछ। फिर उसके बाद प्रधान त्याग पत्र किसको देता है, उसके खिलाफ आरटीआई कैसे लगाई जा सकती है, उसको कैसे पद से हटाया जा सकता है। फिर जो वो होता है, बैठक होती है ग्राम सभा की, कोरम जिसको बोलते हैं ना, बैठक, तो बैठक में कितने लोग हो सकते हैं उसको कोरम बोला जाता है, और ये बैठक कितनी बार होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितनी प्रकार की समितियां होती हैं, समितियों के माध्यम से कार्य किया जाता है, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, कई समितियां होती हैं, हर समिति में सदस्य होते हैं, सबका काम क्या क्या होता है पूरा मैं विस्तार में आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो बस आज यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आपकी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।